जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि कृत्रिम जीवन को त्यागने के बारे में। अधिक वस्त्रों को सिर्फ शान शौकत के लिए ना पहने। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कपड़े पहनने का सऊर सलीका। कपड़ों की उपयोगिता इस दृष्टि से है कि वे कड़ी सर्दी के प्रभाव से त्वचा को बचाते हैं। प्रचलित सभ्यता के अनुसार अंगों को जो खुला प्रदर्शन गंवारूपन माना जाता है, उस मान्यता के लिए अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। यह दोनों ही बातें एक सीमा तक ही उचित हैं। अनावश्यक और अवांछनीय कपड़े अनुपयोगी सिद्ध होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि पहुंचाते हैं। अस्तु कपड़ों के संबंध में इतना ही सोचना काफी नहीं है कि वे शरीर को सुंदर सुसज्जित दिखाएं, वरन यह भी सोचा जाना चाहिए कि वे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालते। वर्तमान प्रचलन में वस्त्र धारण में भी भोजन संबंधी हानिकर आदतें अपनाए जाने की ही तरह अनेकों भ्रांत धारणाएं घुस पड़ी हैं। फलतः वे न केवल खर्चीले और साज संभाल में झंझट भरे बन गए हैं, वरन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकर सिद्ध होने के स्थान पर उल्टी हानि पहुंचाते हैं। धन और समय की बर्बादी तो उनके कारण होती ही है। प्रकृति ने सभी प्राणियों को शरीर रक्षा के लिए बहुत ही उत्तम कपड़ा त्वचा के रूप में आरंभ से ही पहना रखा है। वह सर्दी, गर्मी तथा घिसट, रगड़ आदि से बचाने के लिए पर्याप्त है। सृष्टि का कोई भी प्राणी इस उपहार से वंचित नहीं है। त्वचा का कवच धारण करके समस्त जीवधारी बिना किसी कठिनाई के अपना गुजारा करते हैं। जिन्हें जिस क्षेत्र में रहना पड़ता है उनकी त्वचा में उसी स्तर की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं और बिना किसी प्रकार का बाहरी परिधान पहने उनका मजे में गुजारा होता रहता है। मछली, मेंढक, सांप, केचुआ, भेड़, रीछ आदि की त्वचा अपने कार्य क्षेत्र की दृष्टि से पूर्ण है। जिन्हें ठंडक में रहना पड़ता है उन्हें ऐसे ऊनी गरम ओवरकोट पहना दिए गए हैं जो फटने पुराने होने का नाम नहीं लेते। भेड़, रीछ आदि की बड़े बड़े बाल इसी दृष्टि से मिले हैं। आवश्यकतानुसार यह चमड़ी मोटी भी दी गई और पतली भी। गर्मी में फैलकर पसाड़ा और भाप बाहर निकल देने की, सर्दी में सिकुड़कर छेद बंद कर लेने और ठंडक से बच निकलने की विशेषता भी चमड़ी में रहती है। यदि कोई वस्त्र न पहना जाए तो भी मजे में गुजारा हो सकता है। ठंडक एवं गर्मी के क्षेत्र में रहने वालों की त्वचा शरीर के बचाव के लिए आवश्यक अनुकूलताएं स्वयमेव उत्पन्न कर लेगी। वस्त्र पहनने की वैज्ञानिक दृष्टि से कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पर प्रचलन में तो उन्हें रोटी के बाद दूसरे नंबर की जरूरत बनाकर रख दिया है। अब उससे पूरी तरह छुटकारा पाना तो कठिन है, पर ध्यान इतना ही रखा जाए कि प्रकृति की व्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करने में ही बुद्धिमानी है। वस्त्रों के प्रचलन में सुविधा का कम और सुसज्जा का सभ्यता का भाग अधिक रहा है। शरीर को खुला रखने की असभ्यता का चिन्ह कब से माना गया और उसमें किस क्रम से विकास हुआ, यह खोज का एक दिलचस्प विषय है। इतना स्पष्ट है कि भारत जैसे गर्म देश में एक कटी वस्त्र, धोती आदि और दूसरा उत्तरीय अर्थात दुपट्टा, यह दो ही कपड़े पहने जाते थे। इनमें से सिला हुआ कोई भी नहीं होता था। उन्हें ऐसे ही लपेट बांध लिया जाता था। पुरुषों के लिए कटी प्रदेश, जंघाएं ढकना आवश्यक था और स्त्रियों के लिए इनके अतिरिक्त वक्ष स्थल भी ढकने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त अन्य अंग खुले भी रहते थे। राजा लोग अथवा बड़े अधिकारी ही सुसज्जित पोशाकें पहनते थे। आज की अपेक्षा वह रिवाज कहीं अधिक अच्छा था। त्वचा को खुली हवा और खुली धूप के स्पर्श का अवसर मिलता था। पेड़ पौधों की तरह मनुष्य का शरीर भी हवा और रोशनी के जीवन तत्वों से पोषण प्राप्त करता है। ऋतु प्रभाव सहन करने की क्षमता बनी रहती है। कपड़ों से लिपटे जकड़े रहने पर शरीर अपनी सहन शक्ति खो बैठता है। चमड़ी निस्तेज बन जाती है। जरा सी सर्दी लगने पर जुकाम, खांसी और जरा सी गर्मी लगने पर बुखार, सिरदर्द, बेचैनी जैसी शिकायतें खड़ी हो जाती हैं। खुले खेतों पर कम कपड़े पहनकर काम करने वाले किसान मजदूर कदाचित ही इन आए दिन की बीमारियों से परिचित होते हैं। सहन शक्ति बनी रहने से ऋतु प्रभावों का कोई विशेष असर उन पर नहीं होता। हम में से हर किसी को यही सोचना चाहिए
कि कपड़ों की भरमार का रिवाज भले ही हो, पर उससे काल कोठरी के कैदी की तरह शरीर को स्वच्छ हवा रोशनी की खुराक पाने से वंचित रहना पड़ता है। सहन शक्ति घटती है और अंगों के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। फैशन के नाम पर चित्र विचित्र पोशाकें बनवाने और उनके किस्म किस्म के सेट रखने संभालने में जितना धन, स्थान और समय नष्ट होता है, उसे उपयोगिता की कसौटी पर कसें तो इसे बुद्धिमत्ता के नाम पर की जाने वाली मूर्खतापूर्ण बर्बादी ही कहना चाहिए। आज की स्थिति में तथाकथित सभ्यता की जकड़ पकड़ इतनी हो गई है कि कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार करने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती, पर इतना तो दृढ़तापूर्वक निश्चय कर ही लेना चाहिए कि उन्हें कम से कम मात्रा में पहनेंगे, ढीले ढाले रखेंगे और जब भी अवसर मिलेगा शरीर का जितना अधिक भाग संभव हो निर्वस्त्र ही रखेंगे। कुछ अवसर तो हर किसी को एकाकी रहने का मिलता है। रात्रि को और स्नान के समय तो प्रायः सभी अकेले रहते हैं। जितने अंगों पर दूसरों की दृष्टि में ना पड़े उतने समय तक उन्हें खुला रखा जा सकता है। स्नान निर्वस्त्र होकर करने में सभी अंगों में रगड़कर धोना और तौलिए से अच्छी तरह घिसकर मैल पसीना भली प्रकार निकाल सकना जितनी अच्छी तरह हो सकता है उतना कपड़े लपेटे हुए नहाने से संभव नहीं है। रात को सोते समय यूरोप के घोर ठंडे देशों में भी नाइट सूट पहनकर सोते हैं। उसे पतला एवं ढीला कुर्ता पजामा भर कह सकते हैं। वे जानते हैं कि त्वचा के छिद्रों से भी सांस ली जाती है, वहां से भी वायु का भीतर जाना और बाहर निकलना होता है। यदि हर घड़ी कसे कपड़े पहने जाएंगे तो इससे सांस बंद कर देने पर दम घुटने जैसी स्थिति बन जाएगी। यूरोपवासी कान नहीं बांधते और कोट को सीने पर से खुले कॉलर का रखते हैं ताकि उस द्वार से वायु का आवागमन होता रहे। एक हम गर्म देशवासी हैं जो रात को भी पूरे कपड़े नहीं उतारते। रात में तो गर्म स्वेटर कसे रहते हैं। ठंड से बचने की बात तो ध्यान में रहती है, पर खुली हवा का महत्व तो भुला ही दिया जाता है। असल में ठंड उतनी हानिकारक नहीं है जितनी हवा के अभाव में उत्पन्न होने वाली घुटन। दिन हो या रात, सदा यही सोचना चाहिए कि जितने कम कपड़े पहने जाएं उतना ही उत्तम है। उन्हें अधिक से अधिक ढीला रखना चाहिए ताकि त्वचा को प्राकृतिक पोषण मिल सके। पुरुष कड़ा, लंगोट, कसा अंडरवियर, मोजे पहनते देखे जाते हैं और स्त्रियां चोली, जांघिया, पजामे, कुर्ते आदि कसे पहनती हैं। जिन स्थानों को यह कपड़े जितना जकड़ेंगे उतना ही उन्हें हानि होगी। अपने देश में इतनी ठंड कहीं भी नहीं पड़ती कि यूरोप के बर्फीले क्षेत्रों के लिए आवश्यक मोजे, दस्ताने और कसे हुए ऊनी स्वेटर पहने जाएं। अंग्रेजी फैशन की पोशाक पहनने, बाल रखाने आदि का कुछ तुक भी है, पर घोर शीत के उपयुक्त घोर गर्मी वाले स्थानों में नकल बनाई जाए तो यह बहुत ही बचकानापन होगा। हमें अपने देश की जलवायु को ध्यान में रखते हुए ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। लाड़ प्यार या सजावट के नाम पर छोटे बच्चों के शरीर को स्वेटर, मोजे, टोपे आदि से कस नहीं डालना चाहिए। इससे उनकी शोभा सजावट में कुछ वृद्धि भी हो भी सकती है, पर स्वास्थ्य को तो निश्चित रूप से हानि ही होगी। कड़ी ठंड हो तो उससे बचाने के लिए परिधान लपेटे जा सकते हैं, पर हर हालत में वे ढीले ही होने चाहिए। फैशन के नाम पर बैठने, उठने, झुकने, खड़े होने में कठिनाई उत्पन्न करने वाली सिलाई कराना व्यर्थ है। चूड़ीदार पजामे एड़ी पर से उतारने चढ़ाने में कितनी अड़चन उत्पन्न करते हैं और पिंडली पर किसी तरह चिपके रहते हैं, इसे हर कोई जानता है। पैंट घुटने पर से पैर मोड़ने में कितना तंग करता है, यह किसे नहीं मालूम। यूरोप में भोजन, शौच, अध्ययन, पूजा, प्रवचन सब कुछ मेज कुर्सी पर बैठकर ही होता है। खड़े होकर पेशाब करने का रिवाज है, वहाँ के लिए पैंट ठीक है, पर अपने देश में तो सब कुछ बैठकर ही करना पड़ता है। तब पैर मोड़ना और पालथी मारना, देर तक उकड़ू बैठना कष्टकारक ही होता है। लड़कियां इन दिनों विचित्र चुस्त पोशाक पहनने लगी हैं, जिनका कुर्ता झुकने में और पजामा पैर मोड़ने में परेशानी खड़ी कर देता है। कमर को पतली रखने के लिए कई तरह के कमरबंद और पेटियां चली हैं। वक्षस्थल को अमुक स्थिति में रखने के लिए ऐसे ही कठोर बंधनों में जकड़ने का रिवाज चल पड़ा है।
फैशन को उसी सीमा तक सहन किया जाना चाहिए जहां तक कि वह स्वास्थ्य पर दबाव न डाले। जब वह प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक सिद्ध होने लगे तो उसे साहस पूर्वक छोड़ ही देना चाहिए। त्वचा में छिद्र होते हैं और उसे भीतर की चीजों को बाहर निकालते और बाहर की चीजों को भीतर पहुंचाते हैं। यही गुण कपड़ों में भी होना चाहिए। उनके ताने बाने के बीच अंतर रहना चाहिए जिनमें होकर शरीर का बाहरी हवा से संपर्क बना रहे। बिल्कुल छेद बंद कपड़े बर्फीली हवा में अथवा ओढ़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले कंबल के रूप में ही प्रयुक्त होने चाहिए। वे भी बहुत भारे या बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। अभ्यास से कम कपड़ों से भी ठंड दूर हो सकती है। बहुत ठंड होने पर भी 2-3 से अधिक नहीं पहनने चाहिए। कई लोग ठंड के भय से बनियान, स्वेटर, कुर्ता, जैकेट, कोट, ओवरकोट जैसे 6-6 कपड़े लादकर अपनी अमीरी या कमजोरी का परिचय देते हैं। ऐसे लोगों की सहन शक्ति घट जाती है। जरा सी सर्दी से जुकाम, खांसी और जरा सी गर्मी से लू लगना, बेचैनी, हड़फूटन, सिर दर्द जैसी शिकायतें आए दिन खड़ी रहने लगती हैं। बहुत अधिक कमजोरी या ठंडक हो तो बात दूसरी है, अन्यथा ऊनी कपड़ों की अपेक्षा सूती और भारी की अपने हल्के पहनकर ही काम चलाना चाहिए। थोड़ी ठंडक लगे भी तो हर्ज नहीं। सर्दी हमारी शत्रु नहीं, मित्र है। वह थोड़ी मात्रा में लगती रहे तो उसका प्रभाव बुरा नहीं, अच्छा ही पड़ेगा। सर्दी के प्रभाव से स्वास्थ्य बनता और गर्मी से बिगड़ता है। सर्द और गर्म देशों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आमतौर से सर्दी में भूख बढ़ती है और स्वास्थ्य बनता है। इस दैवी उपहार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह कुछ ही समय के लिए आता और चला जाता है। उसका प्रभाव शरीर तक पहुंचने की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। पूरी तरह बहिष्कार नहीं करना चाहिए। रात को मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए। इससे नाक की सांस बंद लिहाफ में ही घुटती रहती है और वही बार बार नाक से ग्रहण की जाती रहती है। सर्वविदित है कि शरीर को ऑक्सीजन मिश्रित शुद्ध सांस की जरूरत पड़ती है। जब सांस छोड़ी जाती है तो भीतर की अनेकों खराबियां उसके साथ बाहर निकलती हैं। इसीलिए उसे गंदा माना जाता है। मरीजों की सांस से दूर रहने का ध्यान रखा जाता है। अपनी सांस को भी यदि बंद करके रखा जाए और बार बार उसी में सांस लेते रहा जाए तो हर सांस के बाद वह अधिक विषैली होती जाएगी। इससे जिंदा भर रहा जा सकता है, पर विषैले पदार्थ जो नाक द्वारा बाहर निकाले गए थे वे हर बार अधिक वृद्धि के साथ फेफड़ों में पहुंचेंगे और हानि ही पहुंचाएंगे। कोयले की अंगीठी जलाकर कमरा बंद कर लिया जाए तो ठंडक तो जरूर दूर हो जाएगी, पर विषैली गैसें भर जाने से उसमें सोने वालों का दम घुटने से मृत्यु भी हो जाएगी। बंद कमरे में जलती अंगीठी से विषाक्तता पैदा करने का छोटा रूप ही मुंह ढक कर सोना है। उससे शरीर को हानि ही होती है। ठंड से बचने के लिए धड़ एवं हाथ पैर ढक लेना पर्याप्त है। दिन में भी कड़ी सर्दी और बर्फीली हवा के बीच भी मुंह और नाक खुले रहते हैं, तब जागते हुए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता। तो रात को सोते समय ही ऐसा क्या अनहोनी बात होती है जिसके कारण मुंह ढककर सोना जरूरी हो जाए। सांस की घुटन से गर्मी कुछ जल्दी जरूर बढ़ जाती है, पर यह कार्य तो कुछ ही मिनट की देर सबेर में शरीर भी पूरा कर लेता है। नाक से ही नहीं, पूरे शरीर से गर्मी निकलती है और वह बिस्तर को गर्म कर देती है। रंगीन कपड़े भड़कीली चमक दमक के लिए और जल्दी मैले न होने की दृष्टि से पहने जाते हैं, पर वह दोनों ही बातें हानिकारक हैं। पोशाक रंग बिरंगी भड़कीली बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना छिछोरापन है। इस भौड़े प्रदर्शन और ध्यान आकर्षण के पीछे आत्मविज्ञान की उथली ओछी मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। शालीनता की पोशाक सफेद या बहुत ही हल्के रंग की हो सकती है। उससे बड़प्पन, गौरव और भारी भरकम व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। साथ ही स्वच्छता की बात स्पष्ट होती रहती है। शरीर की तरह कपड़ा भी धुला और साफ सुथरा रहना चाहिए। देह पर मैल की परत जमाना और कपड़े में मैल पसीना भरना लगभग एक ही जैसा है। हर दिन नहाते हैं तो कपड़े भी रोज ही धुलने चाहिए। रंगीन कपड़े भी मैले तो होते ही हैं, रंग के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। यह तो और भी गलती हुई। इससे तो धोने में आलस होने लगेगा और गंदगी शरीर से चिपकी रहकर हानि पहुंचाती रहेगी। धुला कपड़ा पहनने वाले की सुरुचि का प्रत्यक्ष परिचय देता है।
जबकि उसके रंगीन होने पर ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता और देखने वाले को उसकी स्वच्छ रहने की सम्मानजनक आदत का पता ही नहीं चलता। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घना संबंध है। उसी में सुरुचि, सतर्कता और सौंदर्य की झांकी होती है। रंगीन कपड़े बाहर वालों पर उस प्रकार की छाप पड़ने का रास्ता ही बंद कर देते हैं और अपनी आदत को गंदगी छिपाने की बनाते हैं। गंदगी कपड़े में या जहाँ कहीं भी रहेगी, हानि ही पहुंचावेगी ही। नित्य सारे कपड़े ना धोए जा सकें तो कम से कम शरीर को छूने वालों को तो नित्य ही धो लेना चाहिए। बनियान, जांघिया, धोती, पेटीकोट, चोली आदि को भी स्नान के समय प्रयुक्त होने वाले तौलिए की तरह ही नित्य धोना चाहिए और उन्हें धूप में सुखाया जाना चाहिए। तकिए में सिर के तेल, नाक और मुंह की हवा का सबसे अधिक स्पर्श होता है, इसलिए उसके खोल को नित्य ही धोए जाने चाहिए। लोग उन्हीं की सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। मैले तकिए सोते समय अपनी गंदगी सांस के साथ शरीर के भीतर पहुंचाते रहते हैं और अनजान ही हम उसकी हानि सहते रहते हैं। छाया में सुखाने से ना तो कपड़े सफेद होते हैं और ना कीटाणुनाश गंदगी निवारण का उद्देश्य पूरा होता है। जो कपड़े धोए ना जा सकें उन्हें भी नित्य धूप में तो सुखा ही लिया जाना चाहिए। कोट, कुर्ता, जैकेट, शॉल ही नहीं, बिछाने ओढ़ने के गद्दे, चादरें, कंबल, लिहाफ, तकिए आदि भी याद करके धूप में सुखाने चाहिए, अन्यथा शरीर की तथा बाहर की गंदगी जमती ही रहेगी और उनका स्पर्श हानिकारक बन जाएगा। बक्सों में रखे और बिस्तरों में रखे कपड़ों में बारीक कीड़े लग जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी उन्हें खोलकर हवा और धूप लगाते रहना चाहिए। वर्षा के दिनों में और भी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उनकी परतों में नीम के पत्ते या फिनाइल की गोलियां डाल देनी चाहिए ताकि उनकी गंध से कीड़े कम पड़ने पावें। कपड़ों की सिलवट सिकुड़न छुड़ाने के लिए आमतौर से गर्म इस्त्री का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य उनकी ठीक तह करके किसी वजनदार चीज से दबा देने पर भी हो सकता है। तकिए के नीचे तह किया हुआ कपड़ा रखकर सो जाने से भी उनकी सिलवटें छूट जाती हैं। बटन टूट जाने, कहीं फट जाने पर उनकी तुरंत मरम्मत करनी चाहिए। बिना बटन के फटे छेद वाले कपड़े पहनने वाले की लापरवाही का परिचय देते हैं। असावधानी एक चारित्रिक दुर्गुण है। इसका परिचय छेद वाले, बटन टूटे, बिखरे, उधड़े कपड़ों के सहारे दूसरे लोग सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। कपड़े ऐसी चुगली न करने पाए, इसीलिए उनकी मरम्मत, सफाई, धुलाई ही नहीं, सलीके करीने से पहनने के साथ जुड़ी हुई सुरुचि का भी परिचय देना चाहिए। भले ही सस्ते मूल्य के हों, पर यदि कपड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें सही रूप में रखा जाना चाहिए तो वे बदले में अपना सम्मान बढ़ाने में भी सहायक ही होंगे। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें जो कपड़े हैं उनको सही तरीके से पहनना चाहिए, जितना आवश्यक है मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, शारीरिक रक्षा के लिए उसी तरह से पहनना चाहिए। ज़बरदस्ती बहुत अधिक कपड़े भी नहीं लाद लेने चाहिए, क्योंकि उससे हवा का आवागमन नहीं होगा, जो कि हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, हमें उनको तरीके से पहनना चाहिए। फटे हुए कपड़े, बहुत कसे हुए कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। स्वच्छ, धुले हुए और सलीके से, करीने से हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए और ढीले ढाले वस्त्र ही पहनने चाहिए, बहुत अधिक कसे हुए नहीं पहनने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।